नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी पर्सनालिटी से जिनकी वर्सटाइल है, बहुत वर्सटाइल है और सब रोल उन्होंने अदा किया है फुटबॉल से रिलेटेड। माय फेवरेट, माय गॉडफादर, मैं उनके अंडर खेला, सीखा और आज भी मैं बहुत उनसे एवरी मोमेंट एडवाइस लेता हूँ। और 1 घंटा कब निकल जाता है, इतनी नॉलेज के वो बंडल है, बहुत उनको नॉलेज है और ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने अपने कैरियर में फुटबॉल प्लेयर बने, फिर उसके बाद वो रेफरी बने, उसके बाद वो कोच बने, उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का रोल निभाया, कस्टम में जॉब करते थे हाई पोस्ट में। एंड उसके बाद उन्होंने ऑनररी सेक्रेटरी दिल्ली सॉकर एसोसिएशन में वन ऑफ द बेस्ट लीग इन 1985 में ऑर्गेनाइज करी और उसको वो वर्ल्ड लेवल तक लेके गए। वर्ल्ड मैगजीन में उसका सब, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आया। और उसके बाद वो क्लब भी ओन करते हैं, उनका पुश्तैनी क्लब था, मूनलाइट क्लब, जो बाद में डिफिकल्टीज में उन्होंने सुदेवा को दिया। सो every role he has played and full of knowledge about, from more than involved almost from more than 60 years। और जब आप उनसे बात करेंगे तो इतनी नॉलेज मिलेगी और इतना सीखने को मिलेगा, और मेमोरी के तो क्या बोलूं, बादशाह है वो। एक छोटी छोटी प्लेयर्स के नेम सब उनको याद है, सब इंसिडेंट याद है। अभी मैं जब इंट्रोडक्शन से पहले बात कर रहा था उनसे, उन्होंने जर्नल सिंह की स्टोरी मेरे को 5 मिनट में सुना दी। आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। वेलकम हनीफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो आपको मालूम है कि क्या हालत चल रही है इस टाइम देश में फुटबॉल की, और हमारा जो पिछले 60-70 ईयर से जो डेटोरेट हो रहा है फुटबॉल, उसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज बताइए। संतोष जी, जो फुटबॉल मैंने देखी है हिंदुस्तान की, आई यूज टू फील प्राउड that we belong to Indian football. But unfortunately, what has happened during last 40, 45 years, 50 years, the constant deterioration is taking place in football. In 1962, we were the Asian champion. उसके फौरन बाद ही 63 के अंदर जो इंडिया के फुटबॉल कोच थे रहीम साहब, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो प्री ओलंपिक मैच कैलकाटा के अंदर ईरान से हुआ इंडिया का, उसमें वी लॉस्ट दैट मैच बाय 4-1। द सेट ऑफ द प्लेयर्स, दे वर द सेम यूसुफ खान, सेम पीके बनर्जी, सेम चुन्नी गोस्वामी, ऑल द प्लेयर्स वर देयर। बट यू नो, एज यू हैव said in your last प्रोग्राम, कि खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उतना क्रिटिसाइज करना चाहिए जितने जितने के वो हकदार हैं। लेकिन हमारा एक फैशन बन गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सब के सब खिलाड़ियों को धत्कारना शुरू कर देते हैं, उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करके डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं। बट लेकिन मैंने जो आपको ये 62 और 63 की मिसाल दी, वही सेम प्लेयर्स, पीटर थांगाराज गोलकीपर, राइट बैक अरुण घोष, स्टॉपर बैक जर्नैल सिंह, लेफ्ट बैक टी ए रहमान, राइट हाफ फ्रांको, लेफ्ट हाफ राम बहादुर, फिर उसके अलावा आपको पोजीशन वाइज सब प्लेयर याद है। राइट इन जुल्फिकार, सेंटर फॉरवर्ड यूसुफ खान, लेफ्ट इन चुन्नी गोस्वामी। मेरा मतलब ये है कि वही प्लेयर, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स प्लेड इन कैलकाटा in our home ground against Iran, and the first goal was scored by Mr. Chunni Goswami, who was a very talented footballer. All these players, they were full of talent, and believe me and trust me, in those days they were playing the same football which today is displayed by Barcelona, PSG, or Real Madrid, or any other top club of the world. But unfortunately, we have gone down so badly in our standard कि हमने 1970 में we were the bronze medalist in Asian Games, and the winner was scored by Manjeet Singh of Punjab. We defeated जापान टीम। आज जापान की टीम बताइए कहाँ है? Constantly uninterrupted they have been qualifying for the World Cup। और उसके साथ साथ 70 के अंदर हम एशियन गेम्स के अंदर ब्रोंज मेडल जीते। 73 के अंदर एशियन यूथ चैंपियनशिप which was coached by
our Hussain Sahab, for the first time he was given the charge of Indian youth team, and we were the joint champion along with Nice. Iran. आज ईरान कहाँ है और कहाँ हम है? कहाँ हैं, जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं। 1962 के अंदर वी डिफीटेड कोरियन टीम इन जकार्ता गेम्स फाइनल। आज कोरिया देखिए कहाँ पहुंचा हुआ और हम कहाँ हैं। कहाँ और है? सिर्फ रोना, सिर्फ अगर इतना भी होता तो समझ में आ सकती थी बात। अब तो कभी हम मालदीव से हार जाते हैं, कभी हम I know. नेपाल से हार जाते हैं, कभी अफगानिस्तान से हार जाते हैं, और छोटी छोटी उसके कंट्रीज बाद है। हमारा जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग जो है, इस वक्त जहां तक मुझे याद है 133 रैंकिंग है। चल अब रहे हैं। हमको क्या कहते हैं, और नीचे जाने में सिर्फ श्रीलंका को बीट करना होगा, पाकिस्तान को बीट करना होगा, कि उनसे भी नीचे हम चले जाएं। अब अगर हम्म। यही सिलसिला रहा तो बड़ा मुश्किल है इंडियन फुटबॉल का। खिलाड़ियों की कमी नहीं है, फॉलोअर्स की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से जो इसको रूइन किया है, जो सर्विसेज का फुटबॉल का सेटअप था वो बर्बाद हुआ। यही मेरे को सर्विसेज स्पोर्ट आपसे बात करना है हनीफ भाई, इसमें आपकी इनपुट चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी फेवरेटिज्म में बात किया है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो ह्यूज कंट्री है, वहां पर उससे कंपेयर मत करो यूरोप के छोटे छोटे देशों से, कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी है और एवरी सब फैसिलिटीज वहाँ मिलती है। यहाँ गरीब बच्चा फुटबॉल खेलता है और उसको एक जॉब मिलेगी, वो रिस्पेक्टेबल अपनी लाइफ जी सकता है, और जो प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। सो हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये जो सिस्टम उनको कॉपी करके हमने खत्म किया जॉब देने का। जितनी इतनी टीमें होती थी बॉम्बे में, मैं बता दूं, जो महिंद्रा, टाटा, मोफतलाल, एयर इंडिया, ओएनजीसी, बैंक्स, इतने प्लेयर्स, इतना स्ट्रांग लीग होता था। दिल्ली में भी वैसा था, इतने बैंक्स और ऑफिशियल्स की लीग होती थी। कलकत्ता इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीग। ये जो छोटी छोटी एकेडमी, आप बराबर बोलते हैं कि ये एक एकेडमी का काम करती थी, जो टॉप लेवल में खेल सके, और वो टूर्नामेंट्स भी बंद हो गए। एक आई लीग और आईएसएल के चक्कर में हमको एक रिस्ट्रिक्शन मिला, और हमारा पुल जो था पहले बहुत अच्छे ज्यादा प्लेयरों को, एक कम होता गया, सिकुड़ता गया। सो प्लीज उसके बारे में आप बताइए। संतोष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो था वो था इंडियन रेलवेज। रेलवेज की कितनी शानदार टीमें आती थी। इवन कैलकाटा से ही 3 टीमें आती थी दिल्ली ड्यूरेंट के अंदर खेलने के लिए। एक सियालदा की टीम आती थी, वो भी रेलवेज की टीम थी। बीएनआर, बंगाल नागपुर रेलवे, जिसमें अरुण घोष खेलते थे, वो भी उसी की टीम थी, रेलवेज की। फिर ईस्टर्न रेलवे कैलकाटा, जिसमें पीके बनर्जी खेलते थे, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेले, राजेंद्र मोहन भी उसमें खेले, इंडिया भी खेले माय वो। गॉड। इसके अलावा किस किस खिलाड़ी का मैं यहाँ पे नाम लूं, मैं सिर्फ कट शॉर्ट करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेलवेज जो थे वो नौकरियां देने में सबसे आगे थे। फिर इसके अलावा सर्विसेज के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों विंग जो है हमारे डिफेंस के। बहुत अच्छी टीम और हुआ करती। उसका एक सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड था, और मुझे उनके साथ, सेक्रेटरी के साथ काम करने का मौका मिला। वो एशियन गेम्स 1982 में जो थे, ग्रुप कैप्टन एस ए के दुर्रानी, वो उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। मेरा मतलब ये है कहने का कि सर्विसेज का सेटअप एक टीम नहीं, 20 टीम है। एएससी सेंटर सिकंदराबाद, ईएमई सेंटर सिकंदराबाद, फिर बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, फिर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, ये सारी की सारी टीमें जो थी, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ, इवन गोरखा ब्रिगेड, वो गोरखा ड्यूरेंट ब्रिगेड, चैंपियन अरे भी वन हुए। ऑफ द बेस्ट टीम, यस। गोरखा ब्रिगेड ने जब मिसेस इंदिरा गांधी ने दिल्ली गोरखा ब्रिगेड को हेडक्वार्टर जो है रेड फोर्ट के अंदर दिल्ली में बना दिया, और गोरखा ब्रिगेड की बजाय उसका नाम रखा दिल्ली गैरिसन। दिल्ली गैरिसन ड्यूरेंट के फाइनल भी पहुंची, हिंदुस्तान के सारे टूर्नामेंट में उन्होंने तहलका मचाया। उनकी जो टीम थी कमाल की, क्या भूपेंद्र था सिंह भाई है। रावत, टीका राम गुरंग, अमर बहादुर, फिर केवी शर्मा, ये सारे के सारे खिलाड़ी जो गोरखा ब्रिगेड के थे। और खैरुद्दीन वाज द कैप्टन ऑफ गोरखा ब्रिगेड टीम एंड सर्विसेज टीम। ही वाज फ्रॉम हैदराबाद एंड ही वाज द नेफ्यू ऑफ ग्रेट यूसुफ खान। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जब कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हिंदुस्तान की फुटबॉल जो थी, ऐसा नहीं है, मैं आईएसएल के खिलाफ नहीं हूँ, आई लीग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से बाकी जो हमारे क्या कहते नीचे हैं के लेवल लोकल में, यस। टूर्नामेंट,
हाँ। ड्यूरेंट कप था, डीसीएन था, एफए शील्ड थी, रोवर्स कप करेक्ट। था। फिर साउथ के अंदर 3 महीने तक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फुटबॉल ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता था। करेक्ट। केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के अंदर नेहरू नेहरू कप होता था। फिर इसका शेखनाथ जी होता था। और इसके अलावा जो छोटी छोटी सालेम जैसी जगह पे, त्रिचनापल्ली जैसी जगह के ऊपर, केरला के अंदर, केरला के साथ कर्नाटक के अंदर, तो ये सारे के सारे देवर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीब्यूट। नेशनल टीम। और उस वजह से नेशनल टीम बहुत अच्छा खेलती थी। एक तो गलत उसमें मिथ है। अनिल भाई, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था कि उस टाइम जो सीजन था वो 10 से 12 महीने का रहता था, ऑलमोस्ट 12 महीने ही होता था। बीच में एक आध महीना छूटते थे और वापस जैसे हर स्टेट में लीग होती थी जून, मई जून से, और वो सितंबर तक चलती थी, और सितंबर के बाद अगेन मार्च मई तक ये टूर्नामेंट स्टार्ट होते थे, तो प्लेयर पूरा साल फुटबॉल खेलता था। लेकिन आज के टाइम में जो है कि ये सब टूर्नामेंट जो नीचे के लेवल है, 2 महीना 3 महीना, लीग कब हो रही है उसका भी कुछ शेड्यूल नहीं है, लोकल लीग्स का। और इसके लिए ही सबसे बड़ा रीजन है कि जो प्लेयर खेलने के लिए तरस गया है वो कहाँ से इंप्रूव करेगा जब उसको खेलने को ही नहीं मिलेगा। सो एक कंटिन्यूटी जो सिस्टम है हमारा ऐसा रहना चाहिए कि एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स। अभी आईएसएल भी पहले स्टार्ट हुआ 2 महीने से, अभी वो इंक्रीज होके 6-7 महीना हो गया, चलो पूरा सीजन जाते। लेकिन उसके नीचे के लेवल जो प्लेयर्स जहां बनते हैं, जहां बनने चाहिए, जिनको खेलना चाहिए नेक्स्ट लेवल से पहले, वो उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो दे प्ले 1 or 2 मंथ्स, फिर बेचारे उनको जॉब होता नहीं है, फिर वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, एंड देन दे लॉस्ट वी लॉस्ट वन गुड टैलेंट बिकॉज उसको वो फैसिलिटीज ही नहीं है। वो सर्वाइवल इज द फर्स्ट, क्योंकि वो बच्चा गरीब घर से आया है। सो ये इसमें आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली संतोष जी, आपने बिल्कुल कहते हैं जिस नफ्स को पकड़ा है, असल में यही प्रॉब्लम है। मैं आई वॉज नॉट ए टॉप रैंकिंग फुटबॉल प्लेयर, बट आई वॉज ए डाई हार्ड फुटबॉलर। आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल टीम इन सोब्रोटो कप इन द ईयर 1965। फिर माय उसके बाद गॉड। हम लोग सी डिवीजन की लीग में खेले, 66 में, 67 के अंदर। फिर बी डिवीजन में खेले। बी डिवीजन के बाद हम फिर मूनलाइट क्लब को हम प्रमोट करा करके सुपर डिवीजन के अंदर लाए। और हमने फिर ड्यूरेंट के अंदर, ड्यूरेंट में क्वालिफाई किया, डीसीएम में क्वालिफाई किया। आईएफए शील्ड से हमको खेलने के लिए ऑफर आया और 2 मरतबा रोवर्स कप बॉम्बे भी खेलने के लिए गए। सिक्किम गोल्ड कप, नई दुनिया गोल्ड कप एट इंदौर, सिक्किम गोल्ड कप एट गैंगटॉक। इसके अलावा हिंदुस्तान की सारी टूर्नामेंट में खेले। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि वो जो हमारी 9 महीने फुटबॉल होती थी और 3 महीने हम पढ़ाई करते थे, और रट रट रहा करके हमने हिस्ट्री ऑनर्स भी कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एमए भी कर लिया है, और उसके बाद ऑल इंडिया एग्जाम दे करके भारत सरकार के अंदर भी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम है। उसकी एक जिंदा मिसाल है, अभी मेरी रिसेंटली सीबीएसई का एक लड़का टॉपर है फुटबॉल का प्लेयर, उसका नाम है जव्वाद नसीम। इंसिडेंटली ही इज माई भतीजा। वो ओके। पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी खेला है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का कैप्टन भी रहा है, और 2 बार उसने इंटर कॉलेज में चैंपियन भी कराया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी खेले। यूनिवर्सिटी खेलने के बाद बॉम्बे में कैप जेमनी के अंदर आईएम का पढ़ा हुआ है बच्चा। वो आईएम ओके। कोझिकोड का टॉपर है और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का टॉपर है। उसने वहां जाकर के, उसको इंटरव्यू में एक ही बात पूछी जाती है कि हाउ डू यू मैनेज योर एकेडमिक्स विथ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। विथ फुटबॉल। तो उसकी वजह से उसको आज स्वीडन की लीग के अंदर वो खेल रहा है, वो बच्चा। एंड देयर वाज नो वाओ। स्कोप फॉर हिम टू प्ले हियर। ग्रेट, ग्रेट वहां पे अचीवमेंट। उन्होंने, अभी वो पुर्तगाल भी होके आया बच्चा और स्पेन भी होके आया, सारा सेटअप देखा उसने वहां जाकर के कि मैं यूरोप में वेरी काम कर नाइस। रहा हूँ, तो मैं यूरोप की फुटबॉल इतनी आसमान के ऊपर क्यों है, क्या वजह क्या है। ग्रेट। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द प्रोग्राम ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बट एट द सेम तो अनिल टाइम भाई, जो इससे लोकल। रिलेटेड, जैसे आपने अभी इतने टूर्नामेंट्स गिनाए और हमारे टाइम में वो सब होते थे, और वो छोटी छोटी सिटीज में होते, जैसे इंदौर हो गया, कैलीकट हो गया, और मैनी मैनी प्लेसेस। सो उसमें ऐसा था कि उस शहर का, उस सिटी का माहौल बनता था फुटबॉल का। तो छोटी सिटी से जी बहुत प्लेयर खेलते थे, क्योंकि उसमें पैशन बनेगा और वो खेलने का अवेयरनेस आती थी। और उसकी वजह से छोटी टीमों से भी, सिटी से भी बहुत प्लेयर निकल के आते थे, एमपी से इतने प्लेयर थे, यूपी से जो हमारे महिंद्रा में इतने प्लेयर आए।
केरला से इतने प्लेयर आते थे। तो वो जो जो छोटी छोटी सिटियों में खेल के जो प्लेयर बने हैं वो हमारे बंद हो गए हैं। अभी खाली एक नॉर्थ ईस्ट है जो उस बेल्ट में है, वो कंटिन्यू अपने डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और वहां से बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे पंजाब फुटबॉल के बारे में। प्लीज शेयर दैट स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो आप जर्नल सिंह जी के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो फर्स्ट टाइम एक्चुअली जो सरदारों की टीम आई थी खेलने डूरन कप में। प्लीज। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि सिख फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बिकॉज सिख्स जो थे दे वर नॉन नोन फॉर हॉकी। हॉकी की टीम के अंदर वो इतना, उन्होंने इतने कमाल के ओलंपिक के गोल्ड जीते, वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, वर्ल्ड कप चैंपियन भी हुए 1975 में, जब अजीत पाल सिंह जो थे वो कैप्टन थे इंडिया की टीम के। और लेकिन फुटबॉल में हमने कभी सुना नहीं था। तो एक हंगामा दिल्ली में शुरू हुआ कि भाई एक सिखों की टीम आ रही है दिल्ली में खेलने के लिए, हाँ। जिसका खालसा स्पोर्टिंग होशियारपुर की टीम है, उसमें 11 के 11 सरदार जी खेलेंगे। और उनका ड्यूरेंट कप के अंदर जो पहला मैच था वो मोहन बगान से, मोहन बगान उस जमाने की बड़ी टीम थी और आज भी बड़ी टीम आज है। भी बड़ी और टीम, यस। आप मोहन बगान के कोच भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब मैच हुआ तो मेरे फादर भी देखने के लिए गए, हम सारे के सारे ब्रदर्स उनके फुटबॉल से कनेक्टेड थे, वो भी देखने के लिए गए। तो पहले तो जैसे जब टीम एंटर हुई तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, यानी तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये 11 के 11 सरदार हैं। तो वो मैच हुआ, उसमें 11 के 11 सरदार, मोहन बगान के एक प्लेयर गंगुली करके एक प्लेयर लेफ्ट विंगर हुआ करता था, वो इंडिया नहीं खेला, लेकिन इंडिया के किसी प्लेयर से कम नहीं था लेफ्ट विंगर। तो उसके हाँ, बाद 6 सरदार भागे हुए गए, उसने हल्के से बॉल को पुश कर दिया। तो रिजल्ट हाँ, क्या हुआ कि 6 गोल से वो टीम हार गई जो हाँ। पंजाब से आई थी। पंजाब से जब फुटबॉल टीम आई तो लेकिन मोहन बगान ने उसको, जर्नैल सिंह को वहां स्पॉट कर लिया कि इस लड़के के ये ही डिफरेंट और ये बहुत ऊपर जाने वाला है, और मोहन बगान को साइन कर लिया उन्होंने, मोहन माय बगान से गॉड, जर्नैल सिंह का। ये तो और ब्यूटी है मोहन बगान इस बंगाल की। आपको ताज्जुब भी होगा और खुशी भी होगी कि सेम जर्नैल सिंह, he became captain of the Asian All Star team यस। which had toured all over the world। और या। उसके बाद जब मैं उनके संपर्क में आया तो उनके पास तौलिया जो था वो भी इंडिया के कलर का था, उनके जो सॉक्स स्टॉकिंग्स थे वो भी इंडिया के कलर के थे, जो उनकी जर्सी थी वो भी इंडिया के कलर की थी। तो मेरा मतलब ये है कि वो तिरंगे झंडे को लेकर के किस तरह, जब हम 1962 के अंदर एशियन गेम्स के फाइनल में, जकार्ता गेम्स के अंदर कोरिया के साथ मैच हुआ फाइनल, तो आपको ताज्जुब होगा, जर्नैल सिंह was a permanent stopper back of Indian team, but हाँ। whenever requirement demanded कि he should play upward, so he played in the final as center forward. Can you माय गॉड। imagine? And Arun Ghosh played as stopper back, and T.A. Rahman, that golden boy of left wing back, he was from Kerala, and he also played with Jarnail Singh, but he was senior to Jarnail Singh in Mohun Bagan, and माय Jarnail गॉड। Singh के साथ वो खेलते खेलते इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनकी दोनों की कि वो स्टॉपर बैक खेलते थे और वो लेफ्ट बैक खेलते थे। इसके अलावा और भी प्लेयर बंगाल के अंदर भी बहुत कमाल के, ईस्ट बंगाल की 71 की टीम जो थी, मेरा जहां तक अंदाजा है पिछले 50-60 साल के अंदर इतना अच्छा क्लब साइड हिंदुस्तान के अंदर नहीं बना कि सुधीर कर्माकर राइट बैक, अशोक लाल बनर्जी राइट स्टॉपर बैक, श्यामल घोष लेफ्ट स्टॉपर बैक, लेफ्ट बैक प्रवीण मजूमदार, राइट हाफ गौतम सरकार, लेफ्ट हाफ समरेश समरेश चौधरी, और फिर माय उसके गॉड। बाद वो हबीब भी खेलते थे काज। क्योंकि ये रिलेटेड है। सो ये मैं भी जब खेलता था इंडिया की टीम के लिए और हम जब देखते थे तो उस टाइम 16 या 18 प्लेयर की टीम होती थी, तो उसमें 8 से 10 बंगाली प्लेयर होते थे। बाकी प्लेयर पंजाब, गोवा, केरला इधर से होते थे। और अभी आप देखेंगे लास्ट हांगकांग मैच में नॉट ए सिंगल बंगाली प्लेयर। सो ये क्या और आपको ये लगता है कि क्या संतोष, हो गया है ऐसा कि आज ये भी बंगाल में नहीं, फुटबॉल है संतोष एक्चुअली लेकिन क्या है, प्लेयर आने बंद हो गए हैं? एक्चुअली क्या है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। बंगाल के खिलाफ मेरा मेरा सोचना कुछ और है। अभी हाँ। 1.5 साल पहले संतोष ट्रॉफी के अंदर बंगाल की टीम चैंपियन हुई, मैंने उसके सारे मैचेस को फॉलो किया। अच्छा। मैंने क्या अंदाजा लगाया कि एक भी लड़का उस बंगाल की टीम के अंदर
शहर का नहीं था, ज्यादातर रूरल साइड के थे या हाँ हाँ। कैलकाटा के बाहर के रहने वाले थे। वो टीम संतोष ट्रॉफी के अंदर मेरिट के ऊपर चैंपियन हुई, सारी टीमों को उन्होंने हराया एंड दे हैड स्कोर्ड कन्विंसिंग विक्ट्रीज। बेहतर ये होता कि उस टीम को इकट्ठा रखते और उसको जिस तरह से मणिपुर के फुटबॉलर्स को प्रमोट किया, इस तरह से साइमल्टेनियसली इस टीम को भी इनको करना चाहिए था और इनको इकट्ठा रखना चाहिए था। इनको टाइम टू टाइम बाहर खेलने के लिए इनको एक्सपोजर भी देते, तो यही बंगाल के प्लेयर मनोरंजन भट्टाचार्य पैदा करते, यही एब्सोल्युटली। यही कहते हैं सुभाष भौमिक पैदा करते। मुझे याद है 78 के अंदर जब इंडिया की टीम बैंकॉक में गई खेलने के लिए, तो हम 2 गोल से हार रहे थे थाईलैंड के साथ, और आखिर के 10 मिनट के अंदर 2 गोल बराबर किए, और दो बोथ द गोल्स वर स्कोर्ड बाय सुभाष भौमिक। सुभाष भौमिक जो था, ही वॉज वेरी बल्की, क्या कहते हैं, पावरफुल, मतलब बड़ी जानदार ऐसे फुटबॉल ही नहीं खेलते थे। नहीं है। मनोरंजन भट्टाचार्य ने भी बहुत अरे जानदार ग्रेट, वर्ल्ड फुटबॉल क्लास खेली है, प्लेयर। यस। कहते हैं, बहुत ही अच्छा। फिर इसके अलावा तो पीटर हनीफ भाई, इसमें थांगराजन। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमको प्लेयर्स को, इसलिए मेरा ये टॉपिक आ रहा है कि प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करके कुछ फायदा नहीं है। तो हमारा सिस्टम अभी आप देखिए, अब कैलकाटा के फुटबॉल, अगर एक भी बंगाली नहीं है नेशनल टीम में, तो समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। दैट सिस्टम इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्लेयर्स, दैट इज कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। सेम वे हैदराबाद, हैदराबाद में एक टीम में सब ओलंपियंस होते थे। आप दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में कितना अच्छा फुटबॉल होता था। आप पंजाब को देख लो, वेरी फ्यू इतनी टीमें होती थी, जेसीटी, बीएसएफ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पंजाब पुलिस और टॉप टीम्स होती थी, वो सब गायब हो गई। वहां से प्लेयर आने बंद हो गए। आज खाली 3 4 गोलकीपर है, हरमिंदर, विशाल गेंद वगैरह, जो पंजाब से आए हैं। नॉर्मल प्लेयर वेरी फ्यू। सो ये जो हब थे, बॉम्बे से इतना अच्छा सेटअप, बॉम्बे में फुटबॉल था, मदनपुरा एरिया था, अपना बैंड्रा से प्लेयर आते थे, कोलाबा से प्लेयर आते थे, वो सेटअप निकल गया। केरला में भी हब था। तो ये जो मेन हब थे, अभी केरला तो छोड़ा, आज भी फुटबॉल में वहां से प्लेयर आते हैं, लेकिन हैदराबाद पूरा गायब हो गया। अब मेरी नईम सर से भी बात होती है, तो बिल्कुल हम यही बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल। तो इसमें प्लेयर्स को ब्लेम करके कुछ मीनिंग नहीं है, हमको उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे वो एएफएफ है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स में पूरा इंडियन फुटबॉल का वाट लग गया। ये तो संतोष जी, आपने मुझे एक वाकया याद दिला दिया। मिलोवन श्रीक 1982 एशियन गेम्स के अंदर मेरा काफी बड़ा रोल रहा। एशियन गेम्स के अंदर मैं स्पेशल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, और फुटबॉल का इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था उसके अंदर, एशियन गेम्स के अंदर। तो मिलोवन सिरिक इंडिया के कोच थे, जो यूगोस्लाविया की तरफ से क्या थे, वर्ल्ड कप में भी खेले थे। तो वो मैंने ही वॉज फाइनली लीविंग इंडिया, तो मैं उनके 5 6 घंटा उनके साथ रहा। आई वॉज पोस्टेड एट एयरपोर्ट, मैं इन कस्टम्स। तो वो उनको मैंने एंटरटेन किया, चाय वीआईपी लाउंज में ले जाकर के उनको, मुझे मिस्टर अशोक घोष ने कहा कि ही इज फाइनली डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया, तो प्लीज गो एंड स्पेंड सम टाइम विद हिम। So for 5 to 6 hours, I was with him below one Sri. But all the 5 hours and 6 hours, only one question was in my mind. But I never wanted to antagonize him. कोई ऐसा सवाल मैं गलत कर दूं जाने से पहले हाँ। कि उनका मजा खराब हो जाए। तो जब फाइनली वो एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, तो मैंने उनसे वही सवाल जो मेरे दिमाग में मुस्तकिल मुझको परेशान कर रहा था, मैंने कहा, मिस्टर मिलोवन श्रेक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन फुटबॉल? कहता है, मिस्टर हनी, दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच यू हैव बीन थिंकिंग टू आस्क विद मी। कहते हैं, इवन गॉड विल नॉट हेल्प इंडियन फुटबॉल, योर प्रेसिडेंट थिंक्स अबाउट बॉम्बे एंड योर सेक्रेटरी थिंक्स अबाउट बंगाल। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर टुडे ऑल्सो। इन माई ओपिनियन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, यस कि यस प्लीज। इंडिया के लिए सोचने वाले नहीं है। आप दिल्ली के जब 6 लड़के महाराष्ट्र से, संतोष कश्यप, माधव नंद, लक्ष्मण सिंह बेस्ट, सतीश रूबिन करकटा, अरूप नंदी, जब आप बॉम्बे में महिंद्रा एंड महिंद्रा को खेल के मोहन बगान को 4-2 या 5-3 हरा सकते हो और ड्यूरेंट कप जीत सकते हो, और फिर महाराष्ट्र की टीम के लिए संतोष ट्रॉफी के फाइनल में जाकर के खेल सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि टैलेंट की कमी हिंदुस्तान में नहीं नहीं है, है, कहीं एब्सोल्युटली। भी नहीं है। इवन रब्बानी क्लब कामठी, जो एक रिमोट एरिया है मध्य प्रदेश प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, आपको हनी उसके भाई, भी। क्योंकि ये रिलेटेड है,
सो उसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि टू बी ऑनेस्ट यू आर गॉड फादर ऑफ ऑल 6 7 ऑफ अस प्लस मैनी प्लेयर जो दिल्ली में ही खेल रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। सो मैं ये सोचता हूँ अगर आपने मेरे को राइट टाइम पे गोवान से हेल्प नहीं सपोर्ट किया होता था और मेरे को इंडिया कैंप में नहीं भेजा होता था नईम सर से बात करके, सो मैं आज इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेल सकता होता था, मैं खत्म हो जाता था दिल्ली में। सो आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने एक्नॉलेज किया और एफर्ट डाला, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आपने यू प्लेड सो मेनी रोल्स, ऑल द रोल्स रिलेटेड टू फुटबॉल। सो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपकी काबिलियत थी, उसकी वजह से हमको अपॉर्चुनिटी मिली बाहर निकलने की और हम अपना टैलेंट दिखा सके। और वही हो रहा है मैनी स्टेट्स में, जैसे अभी आप भी बता रहे हैं कि एमपी में ऐसा है, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, टैलेंट है। मैं उड़ीसा गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में गया हूँ, चेन्नई में मैं था, सब जगह टैलेंट है हमारे पास, लेकिन वो राइट प्लेटफॉर्म मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं, ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है और ना उनको कोई पुश करने वाला है आगे कि हाँ भाई ये है ऐसा है। प्लीज कैरी ऑन। आप यकीन कीजिए कि पीटर थांगाराज और मैं इंडिया की जूनियर टीम के सिलेक्टर भी रहे। मुझे अच्छा। पीटर थांगाराज से बहुत सीखने को मिला है। पीटर थांगाराज लीजेंडरी गोलकीपर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड 1960 के अंदर भी और 1962 के अंदर भी। वो बड़ा लंबा उनका कैरियर है। आई हैव सीन हिम प्लेइंग फॉर एमआरसी विलिंगटन। एमआरसी विलिंगटन आर्मी की टीम थी। वो गोलकीपर खेलते थे और उनके जो ब्रदर थे वो स्टॉपर बैक खेलते थे। तो दोनों को मैंने आर्मी की टीम से खेलते हुए देखा है। 1960 के अंदर पीटर थांगाराज साइंड फॉर मोहम्मदन स्पोर्टिंग कैलकाटा विद ग्रेट डिफिकल्टी। दे कुड गेट द एनओसी फ्रॉम सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड हिज एम्प्लॉयर्स एमआरसी विलिंगटन एंड आर्मी, बिकॉज आर्मी से इतनी आसानी से रिलीज नहीं मिल सकता था। लेकिन जब उनको बताया गया कि हिंदुस्तान की 3 बड़ी टीमें, एक मोहन बगान है, एक ईस्ट बंगाल है, एक मोहम्मदन स्पोर्टिंग है, एंड ऑल हाँ। द 3 टीम्स आर बिग टीम्स। अगर उसको मौका मिल रहा है तो उसे खेलने दीजिए, वो वहां जाके फ्लरिश करेगा। और आप यकीन कीजिए, मैंने उनको कहते हैं पहले मैच में जब दिल्ली में खेले थे वो एमआरसी विलिंगटन में, उसमें भी देखा था। और बाद में जब उन्होंने ईस्ट बंगाल से अपना कैरियर खत्म किया, कहते हैं अर्ली 70s के अंदर, तो वो भी मैंने खेलते हुए देखा है। ये लोग जो थे, पहले ऑफिशियल्स के अंदर कोई मैलिस नहीं था। बंगाल की टीम, बंगाल बंगाल एक ऐसा स्टेट था जिन्होंने सारे बाहर के खिलाड़ियों को जहां टैलेंट देखा, चाहे अमर बहादुर हो, यस यस। चाहे क्या थे पीटर ये तो थांगाराज ब्यूटी हो, है, दैट्स व्हाई आई सेड। चाहे रमन्ना पपन्ना हो, हाँ चाहे हाँ। जो भी प्लेयर हैं हिंदुस्तान के अंदर, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान और मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने। और बंगाल के अंदर देयर वाज ए सेइंग कि इंडिया खेलना आसान है, बंगाल खेलना मुश्किल खेलना है। मुश्किल है। दिल्ली का एक लड़का शुजात अशरफ गया, वो जहाँ वहां जाकर के इंडिया खेले वो प्रैक्टिस में, एग्जीबिशन मैचेस में, वन लेकिन ऑफ द बेसिकली बेस्ट स्ट्राइकर, यस। बंगाल के परमानेंट प्लेयर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द 1965। कि मैं भी इस बात से बहुत एग्री करता हूँ कि ये ब्यूटी रही है मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मडन्स की, कि उनका ऑब्जेक्टिव रहता है विन करना। सो वो मैंने वहां फेस किया, जब मैं कोच बन के भी गया, जब हम खेलते भी थे तभी भी हमने फेस किया, क्योंकि दे हैव द बेस्ट टैलेंट। सो हमारे पास उतना, दूसरी टीमों के पास उतना टैलेंट नहीं होता था और हम फाइट करते थे लेटर ऑन, वो अनदर पार्ट। बट उनका ऑब्जेक्टिव ऑलवेज रहता है कि विन करना। आज भी वो वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाते हैं मोहन बगान, ईस्ट बंगाल। दे स्पेंड द मनी मैक्सिमम एंड ट्राई टू विन द लीग। सो उसका रियल एग्जांपल है, आप कंसिस्टेंटली देखेंगे कि मोहन बगान टीम ऑलवेज इन टॉप 3 और चैंपियन तो बनते रहते हैं, या सुपर कप में या उसमें। सेम है ईस्ट बंगाल। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको ईस्ट बंगाल का वुमेन्स टीम का, क्योंकि मैं वुमेन्स टीम का हेड कोच बना था रिसेंटली। सो मैं उसको बहुत फॉलो कर रहा था, पहले तो उससे फॉलो नहीं करता था। तो ये वुमेन्स टीम IWL स्टार्ट हुई तो उसमें ईस्ट बंगाल ने टीम इंटर की लास्ट ईयर, जी। लेकिन वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। नेक्स्ट ईयर उन लोगों ने बेस्ट कोच एंथोनी, जो गोकुलम से IWL को जो जीता था, उसको साइन किया, टॉप इंडियन प्लेयर्स को साइन किया, अच्छा भरपेट उनको पैसा दिया, इन फंड इन्वेस्ट किया, एंड दे बिकम द चैंपियन। ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप प्लेयर्स को फैसिलिटीज देंगे, पैसा देंगे, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट दे विल परफॉर्म।
बट आज यही क्वेश्चन उठ रहा है उनकी सैलरी के ऊपर, भाई उनको 2 करोड़ मिल रहा है, 3 करोड़ मिल रहा है। अरे मेरे बच्चा गरीब है, अगर वो अपनी मेहनत करके इतना आगे आता है तो उनको ज्यादा मिले। कंपेयर टू वर्ल्ड लेवल, एशियन लेवल, 2 करोड़ 3 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। आज कुछ भी नहीं जब है, हमारे, बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमारे फॉरेन प्लेयर्स को वो 10 करोड़ दे रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। फॉरेनर के लिए हम्म। एक्सेप्टेड है कि भाई वो कोच है, उसको 3 करोड़ दे दो, उसको 4 करोड़ दे दो। पर जब इंडियन कोच की बात आ जाए, इंडियन प्लेयर्स की बात आ जाए, तो उसमें बोलते हैं भाई इनको तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। सो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली संतोष जी, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, मेरा तो दिल ये चाहता है, मेरी ओपिनियन भी है कि बाहर के कोचेस से कहीं ज्यादा अच्छे संतोष कश्यप और खालिद जमील प्रूव कर सकते हैं। आप उनको कुछ टाइम दीजिए। जैसे खिलाड़ियों के लिए आपने कहा, बिल्कुल उसी तरह से कोचेस के लिए भी है। कोचेस के लिए आज आप फॉरेनर्स को दे रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आता कि क्या कहते हैं, मतलब एक एक मैच के अंदर जो ये यूरोपियन टीम्स खेल रही हैं, उनको डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना आता ही नहीं है। डिफेंस के अंदर कहते हैं, मैंने आपकी भी कोचिंग को देखा जब आप आई लीग के अंदर चैंपियन हुई, जिस टीम को आप कोच कर रहे थे। फिर इसके अलावा बाकी और टीमों के, सलगांवकर गोवा के साथ भी आपने कई साल काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको एक बैलेंस टीम बनानी चाहिए। किन प्लेयर्स का सिलेक्शन करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे खिलाड़ियों के साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है कि उनको एनकर मतलब डेवलप करने के, एनकरेजमेंट के मौके जो है बहुत कम है उनके लिए। वेयर एज फॉरेनर आता है, वो एक गोल मारता है, लेकिन बॉल देने वाला वही इंडिया का प्लेयर होता है। तो इंडिया का जो एब्सोल्युटली। ओरिजिन का जो प्लेयर है, पास तो हाँ। वो दे रहा है, उसकी हाँ। स्कोरिंग फिनिश उनको वो हलवा बना करके दे रहा है और वो गोल कर रहा है। तो आपने एक्सीलेंट बिल्कुल पॉइंट, ठीक कहा। एक्सीलेंट पॉइंट। खिलाड़ियों को किसी भी हालत में डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फील्ड के अंदर जाके तो खिलाड़ी खेलेगा और उसी ने रिजल्ट देना है और उसने इंडिया की टीम को आगे ले जाना है। आज 133 रैंक है इंडियन फुटबॉल का। आप यकीन कीजिए, शर्म से सर झुक जाना चाहिए हम सब लोगों का कि वी बिलोंग टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड स्पेशली फुटबॉल, और उसके अंदर हमारी ये पोजीशन है। क्योंकि मैंने वो फुटबॉल देखी है। हंगरी की टीम जब टोक्यो ओलंपिक्स में 1964 के अंदर गई है, तो वो प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए यहाँ ही थी इंडिया। और मैंने अंबेडकर स्टेडियम के अंदर वो मैच देखा था हंगरी हाँ। का। दो वी हैड लॉस्ट बाय 3-0 बिकॉज दैट टीम वाज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन टीम। लेकिन जो ड्यूरेंट कप यहाँ पे चल रहा था, उसमें राजेंद्र मोहन खेल रहे थे, मीर कासिम खेल रहे थे, पी के बनर्जी खेल रहे थे, जर्नैल सिंह खेल रहे थे, ये सारे के सारे खिलाड़ियों को लेकर के। तो वो सारे टॉप के प्लेयर नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली 6-7 अच्छे प्लेयर थे। और आप यकीन कीजिए, हंगरी की टीम उस साल चैंपियन हुई थी जाकर, उसके साथ हमारी टीम बिल्कुल बराबर का गेम खेली है। अगर एक अटैक उन्होंने किया है तो हमने भी एक अटैक किया है, उन्होंने अगर दो अटैक किए हैं तो हमने भी दो अटैक किए हैं। तो दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन फुटबॉल। और हाँ। फिर इसके अलावा जो, लेकिन ये सारा का सारा इसका जो, नहीं हनीफा, इसमें मैं देखिए, रिलेटेड है आपका, इसके लिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि इंडियन कोचेस को चांस देना चाहिए। आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया कि जब भी इंडियन कोचेस ने, जैसे नईम सर है, सुखविंदर सिंह सर है, अरमांदो दादा है, ये जितने भी कोचेस को जब भी चांस मिला, तो इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा, कोई खराब नहीं रहा। लेकिन उनको और टाइम ये कम दिया गया। प्लेयर भी बहुत अच्छे थे। सैयद नईमुद्दीन को तो मैंने 1963 में, ही वाज ए यंगस्टर, ही वाज ए बॉय, हाँ। एंड व्हेन ही केम टू रिप्रेजेंट हैदराबाद पुलिस। आपको ताज्जुब की बात बताऊं, 63 में ड्यूरेंट चैंपियन कौन था? हैदराबाद पुलिस। हैदराबाद पुलिस, यस। 64 में कौन था चैंपियन? हैदराबाद पुलिस। एंड दे वर बीटिंग ऑल द टॉप टीम्स ऑफ द कंट्री। एंड देवर इंटरवल के अंदर मैंने उनको देखा है कि बीड़ी पी करके वो इंटरवल के अंदर अपना रिफ्रेशमेंट, उनकी बीड़ी होती थी। क्या बात है, ये बड़ी अच्छा। एक अजीब सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ओके। जब वो फुटबॉल फील्ड में जाते थे तो क्या उनका खेल होता था। आप रोवर्स ओके। का देखिए, रोवर्स के अंदर एक कराची 11 की बहुत शानदार टीम आती थी, कराची हाँ। 11। उसके अंदर ये जो हमारे मोहम्मदन स्पोर्टिंग के और ये ईस्ट बंगाल के जो प्लेयर थे, मूसा और उमर, ये भी उसी टीम के थे। क्योंकि ये अच्छा। मकरानी प्लेयर थे, वहां के मकराना कोई जगह है वहां पर जिसके ओके। प्लेयर्स थे।
लेकिन रोवर्स कप के नहीं, अंदर थोड़ा आपने हैदराबाद के किस बारे में तरह, बताइए, थोड़ा हैदराबाद फुटबॉल के बारे में, नहीं सर आगे। हैदराबाद फुटबॉल की टीम में कहते हैं जब तक साउथ इंडिया की टीम, बहुत अच्छी साउथ इंडिया की फुटबॉल थी, हिंदुस्तान की फुटबॉल आसमान को छू रही थी एक हाँ। प्लेयर में, 10 प्लेयर। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर इन 1960 रोम ओलंपिक्स when the Indian team was declared, captain was from Hyderabad Police and coach was रहीम साहब और मैनेजर खलीफा जियाउद्दीन साहब थे। तो किसी एक अखबार में लिख दिया कि साहब ये टीम इंडिया की कहते हैं डिक्लेयर हुई है या पाकिस्तान की डिक्लेयर हुई है। तो उसके ऊपर रहीम साहब को इतना बुरा लगा कि ही बैक्ड आउट फ्रॉम द टीम। और माय रिजल्ट गॉड। क्या हुआ कि रोम ओलंपिक्स में जाके इतना डिजास्टरस परफॉर्मेंस रहा हमारा कि उसके बाद उनको मनाया गया वहां से वापस आने के बाद, और 1962 में उनको फिर भेजा गया जकार्ता गेम्स के लिए। और रहीम साहब ने जिस तरह से टीम को, आपको ताज्जुब होगा, मुझे पीटर थांगाराज ने ये वाकया बताया। वे पहले मैच में मुझे 104 बुखार था, मैं स्टेडियम नहीं गया, स्टेडियम की मैंने शक्ल भी नहीं देखी। फाइनल के अंदर जब टीम के अंदर मॉर्निंग के अंदर एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है कि भाई बताओ क्या कहते हैं, यूसुफ खान तुम फिट हो, फला प्लेयर तुम फिट हो, अरुण घोष फिट हो, पीके बनर्जी फिट हो, सबने कहा फिट हो। उन्होंने पूछा पीटर थांगाराज से कि तुम फिट हो, वो फिट नहीं था, उसको 104 बुखार था। माय और गॉड। वो तो ग्राउंड भी नहीं गए थे, पीटर थांगाराज ग्राउंड भी नहीं गए थे, देखा ही नहीं था। जब टीम में उन्होंने देखा, बस वो मास्टर स्ट्रोक खेला उन्होंने, रहीम साहब ने, कि कोरिया की टीम ने कहा अच्छा कोरिया से हम फर्स्ट मैच हार चुके थे, ग्रुप मैच के अंदर कोरिया अच्छा। से हम हार चुके थे, फाइनल के अंदर हमने हराया उसको। और वो कैसे हराया कि अपने डिफेंडर्स को बता दिया कि भैया देखो पीटर थांगाराज को तो हर फीवर है, जो बॉल जाएगी वो नेट में जाएगी, इसलिए ऐसे खेलना कि गोलकीपर के पास, हमारे गोल के ऊपर कोई बॉल। और वो हाँ। ये समझ रहे थे कि रेगुलरली पूरा टूर्नामेंट खेल रहा था, वो बहुत अच्छा गोलकीपर था। ये पीटर, ये लड़का कौन आ गया अचानक, ये एकदम 6 फुट 2 इंच का आदमी, और उनकी जो थ्रो थी वो थ्रो भी इतनी अच्छी थी कि आमतौर पे हर मैच के अंदर वो 1-2 गोल थ्रो इस तरह का राइट विंगर को दे दिया उन्होंने बॉल। क्योंकि गोलकीपर देखा होगा आज आपने, जिस ढंग से गोलकीपर आज खेलते हैं उसी हाँ। ढंग से उस जमाने के अंदर हमारे गोलकीपर खेला करते थे। सो होप गाइज ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा हनीफ भाई के साथ। मेरे को भी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, और छोटी छोटी स्टोरीज थी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे पहले के प्लेयर कितना हार्ड वर्क करके कितना एक अच्छे लेवल पे हमारा फुटबॉल था, एंड उसके साथ वो डेटोरेट हो गया। और अभी हमने बात की 60-70s की। अभी आई फील ये तो इतने नॉलेज के भंडार है हनीफ भाई के पास, सो एक पॉडकास्ट में कवर नहीं हो पाएगा। सो हम उसके 70s के बाद की बात हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। सो आई एम श्योर कि इट विल डेफिनेटली गिव लॉट ऑफ अवेयरनेस टू ऑल दोज आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन फुटबॉल एंड टू ग्रो एज ए स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन, एंड सून हम वो अचीव कर सकते हैं। सो आई फील आज के लिए इतना ही। हम सून पार्ट 2 में मिलेंगे और हम और बात करेंगे, चर्चा करेंगे इंडियन फुटबॉल के ऊपर। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प इंडियन फुटबॉल ग्रो फास्टर। एंड जैसा अभी चल रहा है कि पहले वर्ल्ड कप में 32 टीम्स होती थी, अभी 2026 में 48 टीम्स हो रही है, और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2030 वर्ल्ड कप में, बिकॉज 100 ईयर्स कंप्लीट होएंगे फीफा को, सो 64 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। सो उसमें एशिया से जैसे 4 टीम्स थी, 8 टीम्स थी, सो मे बी 12 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी इन 2030 वर्ल्ड कप। सो मेरे को लगता नहीं कि हमको 2047 तक वेट करना पड़े, और होप हम 2030 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। छोटी छोटी कंट्रीज जब अपना टीम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी आल्सो कैन डू दैट। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन फुटबॉल। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो हम आगे पार्ट 2 में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।